हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे पवन सीरीज के विज्ञान का पार्ट 1, जिसमें हम बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल, है ना। बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और मित्र भी हमसे जुड़े और वो भी अपनी तैयारी जांचें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ठीक है, जो कि बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 बहुविकल्पीय प्रश्नों का पवन सीरीज का। कोशिश रहेगी एक एक क्वेश्चन को बहुत ही विधिवत तरीके से समझें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, और सबसे पहले उत्तर आप देंगे, ठीक है, और अपने आप को आप चेक करेंगे। उत्तर का जवाब हम बताएंगे भी, तो आप अपने आप को चेक भी कर लेंगे। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़े रहे होंगे। कितना होता है, 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग में। तो इसमें 8 मिनट दिया है, 19 सेकेंड तो है नहीं, तो ये तो गलत होगा। 6 मिनट ये भी गलत होगा, और ये 2 घंटे 10 मिनट है, तो ऐसे भी गलत होगा, है ना। तो 8 मिनट 19 सेकेंड वास्तव में होता है, लेकिन यहाँ 8 मिनट दिया है, तो हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 8 मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जब पृथ्वी की उपछाया से, किससे, पृथ्वी की छाया से नहीं, पृथ्वी की उपछाया से, छाया के बाद एक उपछाया बनती है, हमने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, है ना। से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है, तब उस समय चंद्र ग्रहण नहीं, खंड चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। पूरी तरीके से चंद्र ग्रहण नहीं होता, चंद्रमा का खंड चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण तो होता ही होता है, लेकिन चंद्रमा का खंड ग्रहण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को खंड चंद्र ग्रहण। अब आप बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, किस दिन, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में बनता है, और चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होने से चंद्र ग्रहण बनता है, ये बताएं आप कमेंट करके। चलिए अगला कमेंट करें आप। नेक्स्ट देखते हैं पेज, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के मतलब इंडिया के बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले अंतरिक्ष जाने वाले यात्री कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, कौन थे। आप पढ़े होंगे, राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। सतीश धवन, ये जो लिखा है, सतीश धवन क्या है, एक अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ पे है, कमेंट करके बताओ। आप पढ़े होंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट ने क्या किया था बताइए। आर्यभट्ट को बताइए, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, और किसकी, पाई की। अगला, नासा का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइए। नासा कहाँ का है ये, नासा जैसे इंडिया में इसरो है, वैसे वाशिंगटन डीसी मतलब ये अमेरिका में आता है, तो वहाँ का है क्या, अमेरिका का क्या है, नासा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है बताइए। तो आइए आपको बताते हैं, ये रहा सूर्य, है ना। सूर्य के बाद अगर क्रम से पूछे, सबसे पहले क्या होता है, बुध। कौन सा ग्रह होता है, बुध। फिर बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, ये सभी ग्रह हैं। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद अरुण भी हो सकता है यहाँ पे, अरुण और वरुण, वरुण, ये होते हैं। कितने ग्रह हैं, तो आप कहेंगे 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो सबसे नज़दीक का पूछा है ना इसमें, इस वाले क्वेश्चन में सबसे निकटतम, तो बताइए सूर्य के सबसे निकटतम कौन आएगा, तो आप कहेंगे बुध। कौन होगा, बुध। इसमें ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, बुध। अच्छा ये बताएं आप कमेंट करके कि ये जो चारों ग्रह हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ठंडे ग्रह में की श्रेणी में आते हैं कि गर्म ग्रह की श्रेणी में आते हैं, कमेंट करके बताएं। और ये बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये किस श्रेणी में आते हैं, ठंडे ग्रह में या फिर गर्म ग्रह में इनकी काउंटिंग होती है। और एक क्वेश्चन और बताएं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किन 2 ग्रहों के बीच में, कमेंट करके बताइए। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, चलिए बताते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन 5वें में 10 सही था। छठे में देखिए, छठे में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है। अब इसमें अब देख लो क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत दिक्कत कर देगा ये, है ना। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह आपको ऐसे तो पता ही होगा, सब ग्रह आप लोग को याद भी होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल कि अगर आपसे पूछे सबसे दूर ग्रह तो बताओ कौन है, वरुण है, वरुण। देखे तो इसमें कौन सही होगा, आ, ऑप्शन आ सही होगा, वरुण। तो सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन होता है, वरुण, जबकि सबसे पास में कौन होता है, तो बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला पेज। ये देखिए अगला उत्तर दें आप, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ क्या सही होगा। छठवें में क्या दिया है, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह। अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो वरुण सही होगा। कौन सही होगा, वरुण। अगला देखिए, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है। जो बलुई और दोमट मिट्टी होती है उसमें जो रेत की मात्रा होती है, मतलब बालू की जो परसेंटेज होती है कितनी होती है, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। 60 से 80% के बीच में होती है। कितना होती है, 60 से 80% के बीच में होती है बलुई और दोमट, बलुई दोमट मिट्टी में। बलुई दोमट मिट्टी में जो रेत की मात्रा होती है 60 से 80% के बीच में होती है। अगला 8 नंबर देखिए, नियमित खाद के प्रयोग से होती है। नियमित अगर खाद का प्रयोग हो रहा है ना, रेगुलर बेस पे, तो बताइए क्या होगा। खेत में मिट्टी की वृद्धि होगी, बिल्कुल गलत है ना। पानी की वृद्धि, बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा इनमें से कोई नहीं, अभी हम कह सकते हैं कि सही होगा। फिलहाल उपज की वृद्धि, तो बिल्कुल नियमित खाद के प्रयोग से, है ना, एक रेगुलर बेस पे अगर खाद का प्रयोग किया जाए तो जो फसल होती है, मतलब उपज जो होती है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती ही होती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा इसमें, आप कहेंगे ऑप्शन आ सही होगा, उपज की वृद्धि। चलिए अगला पेज लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। 9 नंबर में क्या दिया है, 9 नंबर में क्या लगा है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। कैसे, कंपोस्ट जो खादें बनती हैं वो कैसे बनती हैं, ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताएं। गोबर से, बिल्कुल गोबर से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। उसके बाद कूड़ा कचरा से, तो उससे जब गोबर से बन रहा है तो कूड़ा कचरा से भी बनती है। तो कौन सही होगा इसमें, ऑप्शन सा, आ व बा दोनों सही हैं इसमें। क्लियर। अगला, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग करने से, आप पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा पौधों को ज़रूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की यूरिया में जो मात्रा होती है कितना होती है, आप देखे होंगे लगभग 78%। कितनी होती है, 78%। तो बताइए क्यों ज़रूरी होती है। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं कैसे, धीमी गति से, तेज से, है ना, या फिर बढ़ते ही नहीं हैं। तो ये तो वैसे भी गलत है। इनमें से सभी, अभी ये गलत होने से ये भी गलत हो गया। धीमी गति से नहीं, नाइट्रोजन के प्रयोग से क्या होते हैं, पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। याद रखेंगे, नाइट्रोजन के उर्वरक के प्रयोग से जो पौधे होते हैं अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं, मतलब तीव्र गति से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्या दिया है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है ना। जो कीटनाशक दवाई होती हैं उनके प्रयोग से वृद्धि किसमें होगी, बताएंगे आप कमेंट करके, किसमें होगी, पहले आप बताएं जल्दी से, बहुत ईजी है ये। रोगाणु प्रतिरोधा में, मतलब रोगाणु को रोकने के लिए। कीड़ों मकोड़ों में, तो कीड़ों मकोड़ों में कहाँ होती है, ये तो इल्लियों में, ये भी नहीं। इल्लियो क्या होता, कमेंट करके बताएं आप इल्लियो के बारे में, इल्लियो क्या है इसमें, ये भी गलत है। तो रोगाणु प्रतिरोधा में मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, मतलब कीटनाशक के प्रयोग से, ठीक है ना। जो पौधे होते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला, खरीफ की फसल कौन है, खरीफ की फसल इसमें से कौन है, आप बताएं। खरीफ की फसल, खरीफ की जो फसल होती है ये लगती कब है, वही सितंबर अक्टूबर में, और कटती कब है, इधर अब इस जो मौसम में कटने वाली है, आप बताएं कौन सा है वो। तो आप कहेंगे धान, इसमें से धान होगा, क्योंकि गेहूँ के समय ही चना बोया जाता है और मटर, तो ये सब तो होंगे नहीं, है ना। वैसे भी आप देख के बता सकते थे। तो इसमें कौन सही होगा, धान। तो खरीफ की फसल जो होती है, ये जो इस समय जो कटने वाली है, ये फसल खरीफ की फसल में आती है, ठीक है। तो क्या होगा, धान। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 2 पार्ट में पूरी तरीके से जो विकल्प है सब हम करेंगे कंप्लीट। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, हैरो खेत से क्या निकालने काम आता है। हैरो क्या है, हैरो क्या होता है, यह जो होता है
जो फार होते हैं, जो खेत की जुताई वाले जो जिसको फार कहते हैं, उसके प्रकार में से एक है। हैरो जो होता है वो क्या करता है, खरपतवार है ना निकालने काम आता है, पानी निकालने काम आता है, मिट्टी निकालने काम आता है, या उपरोक्त सभी के काम आता है। तो बताएं जल्दी से किसके काम आएगा? पानी निकालने का गलत है ना, मिट्टी निकालने का नो, ये मिट्टी को पलट देगा। खरपतवार निकालने काम आता है। किसके काम आएगा? जो हैरो होता है ये खरपतवार निकालने के काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 13 में आ सही होगा। अगला डिबलर, ये भी जो है एक प्रकार है जो है फार का, है ना, जिससे जुताई की जाती है, उसके प्रकार है। तो हैरो से बुवाई नहीं होती है। किसकी? तो हैरो से बुवाई हम नहीं कर सकते, मतलब इसका प्रयोग करके हम बुवाई नहीं कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग करके? तो आप बताएंगे धान की, क्योंकि धान को है ना गेहूँ बो सकते हैं, बिल्कुल चने की भी, बाजरे की बुवाई हो सकती है इस फार का प्रयोग करके, है ना, डिबलर से। लेकिन जो धान है, यहाँ धान रहेगा यहाँ पे, इसकी बुवाई नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए अगला, सिंचाई की कटाऊ पानी विधा है, विधि है, विधि लिखा, विधा लिखा है, विधि रहेगा, विधि है ना। सिंचाई की कटाऊ विधि कौन सी होती है? आप कमेंट करके बताएं एक बार जल्दी से। 15 नंबर में क्या होना चाहिए? जल्दी से क्या होगा? तो ये होता है जो सिंचाई की जो कटाऊ पानी की विधि है, इसमें होता क्या है? इसमें अपलावन या प्रवाह विधि होती है, ये इस विधि को कहते हैं हम। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर। बल का एसआई मात्रक क्या है ना, मतलब मूल मात्रक पूछ रहा है, बल का क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे न्यूटन, इस दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, बल जूल किसका मात्रक है? जूल, तो आप कहेंगे जूल ऊर्जा का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई, चौड़ाई, इन सभी का मात्रक, दूरी का मात्रक। अर्घ किसका मात्रक है? ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है। अच्छा, बल का सूत्र बताओ क्या होता है? बल को एफ से दिखाते हैं, तो ये बराबर आप पढ़े होंगे, क्या होता है? m × a, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, इसमें न्यूटन नहीं दिया होता तो क्या सही मानते हैं हम? द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम, और ए त्वरण का मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बल का ही मात्रक होता है। और न्यूटन तो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे इनका मात्रक बल का रख दिया गया है। चलिए, जूल किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे कार्य का और ऊर्जा का। अर्घ भी उसी का मात्रक है। ठीक है, छोटा मात्रक है। एक जूल में क्या होते हैं? आप कमेंट करके बताओ, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, ये आप बताएंगे जल्दी से। जो अर्घ जो होता है ये सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होता है। आप कमेंट करके बताओ एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। जानकारी के लिए बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला 17 नंबर। तो यहाँ पे देखो एमकेएस पद्धति में, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड की पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो आपको पता है बल का है। मीटर आपको पता है दूरी का, लंबाई का, इन सभी का। न्यूटन प्लस मीटर तो किसी का नहीं होता है। न्यूटन × मीटर होता है कुछ चीज़ें का, लेकिन ये नहीं है। इसमें कौन सही होगा? इसमें आप कहेंगे बा सही होगा, बा। 17 में कार्य का मात्रा क्या होगा? इसमें जूल। 18 में देखो, 18 में किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? क्योंकि गति के कारण है तो बताओ कौन ऊर्जा होगी? आप कहेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ½ mv²। सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो ½ mv², जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग या फिर चाल कह सकते हो आप। स्थितिज ऊर्जा है ना, किसी वस्तु की स्थिति घटाने बढ़ाने के कारण जो ऊर्जा आएगी, स्थिति में परिवर्तन करने के कारण, वो उस वस्तु की स्थित ऊर्जा होती है। और इसका सूत्र होता है mgh। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का mgh। और जो यांत्रिक ऊर्जा दी है, मैकेनिकल एनर्जी, ये इन दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है ½ mv² प्लस mgh। जो गतिज ऊर्जा है ये चाल बढ़ाने के साथ बढ़ती है। क्या बढ़ाने के साथ? वेग या चाल बढ़ाने के साथ गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की बढ़ती है।
और जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पर किसी वस्तु को हम ले जाएंगे उतने ज़्यादा उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला चिमटा के बारे में कहना। चिमटा उदाहरण है। चिमटा आपको ने पढ़ा है उत्तोलक, मैंने पूरा बहुत डिटेल पढ़ाया है, तो बताएं चिमटा किस श्रेणी में आएगा। चिमटा जो है इसमें वो किस श्रेणी में आएगा, जल्दी से बताएं। तो मैंने आपको पढ़ाया है तृतीय श्रेणी में आते हैं ये सभी। चिमटा किसका उदाहरण है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का है। तो आप अगर नहीं देखे वीडियो तो आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। या एग्जाम्पल देके पूछेगा बताओ ये किस श्रेणी का है, या फिर कहेगा कि तृतीय या प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण दीजिए, तो आपको बहुत डिटेल याद होना चाहिए। अगला ये 20 था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब दोबारा से प्राप्त करने वाले नई ऊर्जा का स्रोत इसमें से क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए। कोयला नहीं, कोयला से ख़त्म हो जाएगी एनर्जी। प्राकृतिक गैस, इससे भी, पेट्रोलियम से भी ख़त्म हो जाती है। तो जो ज्वार भाटा की ऊर्जा आती है, ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है जो समुद्र में लहरों के कारण होती है, ये जो होती है ये दोबारा से प्राप्त करने वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 से 20 क्वेश्चन कर लिए। चलिए 21 नंबर देखिए आप क्या दिया है। 21 में दिया है पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब जो नए तरीके से नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, बहुत दिनों से ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इसमें से, तो जो मतलब पुराने ही तरीके से जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो बताएं तो कौन होगा इसमें, कोयला होगा। कौन सा हो जाएगा, कोयला। पवन से नहीं होगा, सौर ऊर्जा से भी नहीं होगा, बहते पानी की ऊर्जा भी नहीं होगा, ऊर्जा रहेगा यहाँ पे। तो इसमें 21 में आ सही होगा, आ, कोयले की ऊर्जा। अगला सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसके द्वारा, सौर ऊर्जा को, है ना, सीधे हम विद्युत ऊर्जा में कैसे किसके द्वारा बदल सकते हैं। तो सिंपल सा उदाहरण है सौर सेल द्वारा, सौर सेल द्वारा, है ना। सौर सेल के द्वारा हम सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्य क्या है। कार्य अगला पूछ रहा है कार्य क्या है 23 नंबर में, है ना। इसमें से सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर न्यून राशि है, मतलब छोटी राशि है, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, ठीक है ना। तो कार्य एक अदिश राशि में काउंट होती है, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन भी होता है। अगर एक प्रकार से देखें तो ये तो सदिश बन रही है, लेकिन ये सदिश में नहीं होती, क्योंकि ये सदिश के सभी नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कार्य क्या है, एक अदिश राशि। बल गुणे दूरी भी होता है कार्य बराबर, और कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन भी होता है, मतलब W बराबर होता है F इंटू डी, ठीक है। जहाँ F क्या है, बल है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है। तो ये अदिश राशि क्यों है, तो मैंने बताया क्योंकि ये सदिश के सभी नियमों का पालन, वेक्टर के सभी नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि में आती है। अगला ऊर्जा का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है, एमकेएस पद्धति में, है ना। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में अगर देखें तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्लियर, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। केल्विन नहीं होगा, ठीक है, केल्विन नहीं होता। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम ऊर्जा का मात्रक है ही नहीं। किलोग्राम किसका मात्रक है, ये जो केल्विन है ताप का मात्रक है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होगा इसमें से। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। किलोग्राम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला पेज लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा मैंने अभी बताया था कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे यांत्रिक जो ऊर्जा होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो अभी हम पढ़े थे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। ये दोनों जो ऊर्जाएं होती हैं ये यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं, गतिज, ठीक है, ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दिए गए ऑप्शन में से ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है क्या है, तो बताइए क्या होगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इसमें से क्या होगा, सूर्य होगा, क्लियर है। चिमनी थोड़ी ना होगा ये प्रमुख स्रोत, लालटेन नहीं होगा। तो इस दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी क्वेश्चन, ठीक है।
तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? सूर्य। अगला, 1 जूल होता है किसके बराबर? तो 1 जूल का मान कैसे निकालेंगे हम? आपको पता है, सूत्र पता हो बस। W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? क्योंकि बल गुणे विस्थापन, ये तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर। अब 1 जूल, तो इसका मान 1 लाना है, 1 जूल लाना है, तो 1 जूल का मतलब है इधर भी सबके मान 1 होंगे, 1 न्यूटन इंटू मीटर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे पहला ही सही होगा। 27 में पहला सही होगा, न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि 1 लाना है तो सबका मान 1 रखना पड़ेगा। सूत्र याद होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं आराम से। निम्न में से सरल मशीन है। सरल मशीन में सब है, ये पहिया है जो काम को आसान कर दे, पेंच है, घिरनी है, तो इसमें सब सही है, मतलब ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 सही, सॉरी 28 में द सही होगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी जो होती है वो किस प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत काउंट होती है, ये हमें बताना है। तो मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तोलक का टाइप। तो ये होता है तृतीय में, ये भी किस में आएगा? तृतीय में। एक बार आप पढ़ लेंगे उत्तोलक वाला टॉपिक बहुत अच्छे से। अगला, सरल मशीन है। सरल मशीन मैंने बताया जो काम को क्या कर दे, समय हमारा बचाए और काम को आसानी से कर दे। तो मोटरसाइकिल भी आएगी, सिलाई मशीन भी आएगी, घिरनी भी आएगी, तो उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सही होगा? 30 में द, 30 में द, और इसमें सा सही था। ठीक है, कोशिका का भाग है। कोशिका आप पढ़े हैं, है ना? कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और कोशिका का भाग कौन कौन होता है? कोशिका में क्या क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म नहीं, ठीक है, तंत्रिका ऊतक ये भी नहीं होगा, संयोजी ऊतक नहीं होगा, ब्लड है ये, है ना? तो केंद्रक होता है। कोशिका का भाग कौन है? दिए गए ऑप्शनों में अगर देखें तो केंद्रक है, केंद्रक। ठीक है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक होता है। उसके बाद कोशिका द्रव भरा होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये हो गया 31 तक, 32 से देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये जीवन का मूल आधार है। जीवन का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? तो जीवन का जो मूल आधार है, दिए गए ऑप्शन में से क्या सही होगा? आप कहेंगे जीव द्रव्य, न्यूक्लियस क्या होता है? जीव द्रव्य होता है जीवन का मूल आधार। अगला 33 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व है। जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन से तत्व इसमें से आवश्यक होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल 6CO2 होता है, प्लस 12H2O, जल भी होता है और प्रकाश भी होता है। तो उपरोक्त सभी कौन सही होगा? उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6CO2 होता है, प्लस 12H2O होता है, साइनापेरो, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। उधर जाके बनता है ग्लूकोज, है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये मतलब है। तो जल भी है, प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब सभी। अगला ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, कितने बोन्स होते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, 206। कितने होते हैं? 206 होते हैं। अगला, श्वसन अंग है इसमें से, है ना, जिससे हम श्वास लेते हैं। तो बताइए श्वसन अंग इसमें से कौन सा होगा? हृदय होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये प्रसंचरण तंत्र है। ग्रीवा भी नहीं है, सुषुम्ना भी नहीं होगा। फेफड़े होंगे, फेफड़े हमारे जो लंग्स हैं, ये मानव शरीर के क्या है? श्वसन अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखें आप, यहाँ लिखा है कंकाल, कंकाल था। ठीक है, कंकाल तंत्र के कार्य है। जो हमारा कंकाल तंत्र होता है शरीर का, मानव शरीर का, उसका कार्य क्या है? शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। श्वसन में भी सहयोग करता है, बिल्कुल करता है ना? रक्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है, बिल्कुल, ये सभी। इसमें क्या सही होगा? ये सभी, क्योंकि जो कंकाल तंत्र है हमारा, ये रक्त कणिकाओं का भी निर्माण करेगा, श्वसन में भी सहयोग करेगा, शरीर को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होगा। अगला, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? दांतों के ऊपर जो हमारा आवरण चढ़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहते हैं? इनामेल। आप देखिए सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनामेल, जो वाइट वाइट से दिखता है ना, ऊपर दांत के ऊपर वो चढ़ा हुआ क्या होता है? वो आवरण होता है, जो कि दांतों को हमारे सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि क्या होता है? इनामेल, जो कि दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए इसमें से? तो दांतों को अगर सही रखना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत होगी इसमें से? तो विटामिन ए और विटामिन डी, जो कि हड्डी के लिए होता है उत्तरदायी। तो पता है आपको, विटामिन डी का
जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, जो हमारी आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये विटामिन ए। ठीक है। विटामिन के नेप्थोक्विनिन होता है नाम। विटामिन के ब्लड क्लॉट करने का काम करता है, रक्त को थक्का जमाने का। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। विटामिन ए और सी क्या होता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है विटामिन सी जो होता है। ठीक है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए और डी जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। तो ए और डी। चलिए आगे देखते हैं, हम अगला पेज लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करेंगे आप। अगला है दांतों का कार्य है। दांतों का कार्य क्या होता है, 2 पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आराम से और विद डिटेल आप देख ही रहे। दांतों का कार्य क्या है, भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उपरोक्त सभी। तो ये सब का सब काम दांतों का ही होता है। भोजन को चबाना है ना, पीसना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये सभी होगा। अगला आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। आमाशय मतलब हमारा जो पेट है, आमाशय, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें से, ये आपको बताना है। पहले आप कमेंट करके बताएं क्या होगा सही इसमें, जल्दी से। आमाशय में क्या होगा, तो आप कहेंगे पेप्सिन। पेप्सिन भी होता है और रेनिन भी होता है, जो कि दूध का पूर्ण रूप से पाचन करने का काम करता है, रेनिन है ना। टाइलिन ये हमारे कहाँ पाया जाता है, तो हमारे लार में ही पाया जाता है। ठीक है। तो आमाशय में पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, इसमें ऑप्शन पेप्सिन है, तो पेप्सिन सही हो जाएगा। अगला शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। जो ग्लूकोज है उसको लिमिट लगाने में, मतलब उसको कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन इसमें से करता है, तो आप पढ़े होंगे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन है ना, जो कि शर्करा मतलब जो हमारा जो ब्लड जिसको कहते हैं शुगर हो गया, शुगर के मरीज, तो शुगर में क्या होता है, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे शुगर कहते हैं, शुगर की स्थिति कहते हैं, डायबिटीज जिसको कहते हैं, है ना। इसमें आदमी को प्यास बहुत लगती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। तो शर्करा का निर्माण नियमन करने में, शर्करा को कंट्रोल करने में जो हमारा हार्मोन है इंसुलिन, ये बनता कहाँ है, तो ये जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय की बीटा जो कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने का कार्य करती हैं। ठीक है। तो इतना इसके बारे में हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन है ना, कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है इसमें से कौन, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे शरीर में एक नियंत्रित मात्रा करने का काम करता है। तो बताइए क्या होना चाहिए इसमें, तो रेनिन नहीं होता, रेनिन दूध का पाचन करता है। पेप्सिन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डायबेटेजेनिक पैराथामोन होता है। क्या नाम होता है उसका, पैराथामोन होता है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य हमारे शरीर में करता है। चलिए आगे, चलिए यही पेज में लास्ट है, उसके बाद एक और पेज लेंगे जिसमें हम सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, जल में घुलनशील विटामिन है इसमें, जल में घुलनशील, तो बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, तो बी और सी होता है। बी और सी, इसमें बी दिया है तो विटामिन बी होगा। ठीक है। जिसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है, थायमीन। ठीक है। जो ए दिया है, डी दिया है और के दिया है, ए, डी, ई, के, ये कहाँ होते हैं, तो वसा में। तो बी और सी किसमें होता है, जल में घुलनशील विटामिन, जबकि ए, डी, ई और जो के है, ये जो विटामिन है ये किसमें होता है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ये वसा में घुलता है। ठीक है। बी का तो बहुत सारा पार्ट है, लगभग 8 पार्ट है, B1 है, B2 है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखिए, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, बताओ। दांतों के लिए हमारे इसमें से क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम भी और फास्फोरस भी होता है, दोनों के दोनों होते हैं, जो कि हमारे दांतों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगला, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। जो पैकेट में दूध आते हैं उसको संरक्षित किस विधि द्वारा किया जाता है, रसायनों द्वारा। तो रसायनों द्वारा तो किया जाता है, प्रकार से अगर माने तो बिल्कुल नहीं होगा, रसायन द्वारा थोड़ी, केमिकल थोड़ी ना। हिमीकरण मतलब हिम बना के, मतलब बर्फ बना के नहीं, किण्वन विधि नहीं, पाश्चुरीकृत विधि द्वारा। किसके द्वारा, पाश्चुरीकृत विधि। पाश्चुरीकृत विधि में क्या होता है, इसमें एक हाई टेम्परेचर तक पहले क्या किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है, उसके बाद अचानक से उसे क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, जिससे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं,
उनकी डेथ हो जाती है और वो एक लिमिट मात्रा में उनकी जो पावर होती है वो घट जाती है पूरी तरीके से, है ना, वो मल्टीप्लाई अपने आप को नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो ये था। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु में बताइए, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो किस में निहित होता है? तो आप बताएंगे किस में होता है परमाणु का समस्त द्रव्यमान? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। देखिए, ये है परमाणु, ठीक है। परमाणु में क्या होता है? पी मतलब न्यूक्लियस, नाभिक जो है, पी प्लस क्या होता है? एन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो जो परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे पी प्लस एन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन आज का। कैसा लगा? हमने एक एक क्वेश्चन को जहाँ तक हो सका एक्सप्लेन किया, है ना, विद डिटेल पढ़ा, और इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे। इसके सेकंड पार्ट में इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।